चलोगे बेटा? चलिए बेटा, अब जब कॉमन आयन इफेक्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया तो अब हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड तो 100% टूट जाते हैं, हम लोग वीक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास इस एसिड है Ha1, कंसंट्रेशन है C मोलर, और ये वीक एसिड है। अगर वीक एसिड है तो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, बोलो हाँ या ना। मान लीजिए बेटा इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन α1 है और इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 है। किसी को प्रॉब्लम? चूंकि 1:1 टाइप का है तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं Ka1 बराबर C∝1²। किसी को प्रॉब्लम नहीं? मान लीजिए एक दूसरा एसिड है He2, हमने कंसंट्रेशन इसकी भी सेम रखी है, ये भी 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट है, इस प्रकार से टूटेगा। माना इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन α2 है और इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka2 है। चूंकि ये 1:1 टाइप का है तो Ka2 बराबर भी होगा C∝2²। बोलो हाँ या ना? अच्छा बच्चों, अभी आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ के आ रहे हैं, कितना बार पढ़ चुके हो? फिर बोलना। तुम जितना ज्यादा टूटोगे, तुम जितना ज्यादा H+ दोगे, तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तुम्हारे ज्यादा टूटने का तात्पर्य है तुम्हारे अल्फा की वैल्यू ज्यादा होना। तो क्या मैं सीधे ये नहीं लिख सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ weak acid is directly proportional to degree of ionization। बोलो हाँ या ना? क्या मैं ये लिख सकता हूं? बोलिए बेटा, क्या ये लिख सकता हूं? तो बेटा एक बात बताओ, सब लोग लिख लीजिए, लिखते रहा करिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई स्पेशल चीज आएगी तो मैं खुद कह देता हूं, थोड़ा बहुत लिखते रहा करिए। 7 डेज का टॉपिक है ये, ठीक है? ये रिएक्शन मैकेनिज्म जितना बड़ा टॉपिक नहीं है कि 22 दिन चले, ये 7 डेज का टॉपिक है। बढ़िया टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, अच्छे से देखेंगे। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, वरना एग्जाम में रट्टाफिकेशन वाले ही नंबर आएंगे। समझिए, तब तक समझिए जब तक आपके अंदर समझने की क्षमता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, दोस्त यार सबसे समझ लिया, समझ में नहीं आ रहा है, तब हम किसी चीज को रटेंगे। छोड़ तो बेटा तब भी नहीं सकते, है ना? छोड़ना तो है ही नहीं, लेकिन आखिरी सांस तक चीजों को समझेंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, दोस्त से भी समझ में नहीं आ रहा, टीचर से बाहर समझा फिर भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो हम उस चीज को रट डालेंगे। ठीक है ना? अच्छा, तो पहले एक बात बताइए, तो मैं ये लिख सकता हूं ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ Ha1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू α1 और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ Ha2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू α2। तो अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो Ha1 अपॉन Ha2 बराबर α1 अपॉन α2 आ जाएगा। हाँ या ना? देखिए जरा, देखिए जरा, तो मैंने लिखा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ Ha1 अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ Ha2 बराबर हो गया बच्चों α1 अपॉन α2। बोलिए हाँ या ना? अच्छा बेटा एक बात बताइए, बेटा एक बात बताइए, अभी अभी आपने देखा था K1 बराबर C∝1², तो α1 बराबर आएगा K1 अपॉन C का अंडर रूट। बोलो,
तो अल्फा 1 की जगह मैं लिख सकता हूं KA1 अपॉन सी का अंडर रूट, और अल्फा 2 की जगह लिख सकता हूं KA2 अपॉन सी का अंडर रूट। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, जब सी से सी कैंसिल हो गया तो सिंपल मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट KA1 बाई K2। सहमत हो कि नहीं, कि करके दिखाएं? क्लियर हो गया? चलिए, तो किन्हीं भी दो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बराबर अंडर रूट KA1 अपॉन K2, क्योंकि सी से सी कैंसिल हो जाए। किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आ गई हो तो मैं दिखा दे रहा हूं। अल्फा 1 ये होगा बेटा अंडर रूट KA1 बाई सी, और अल्फा 2 क्या होगा अंडर रूट K2 बाई सी। जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बराबर आएगा अंडर रूट KA1 बाई K2, वही लिखा है। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है, जिस एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट बड़ा होता है उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बड़ा होता है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? आप यहां से ये रिजल्ट तो निकाल ही रहे हैं कि जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट बड़ा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और यहां से आप एग्जैक्ट रिलेशन भी बता सकते हैं कि कोई एसिड किसी दूसरे एसिड से कितने गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप एग्जैक्ट आंसर भी बता सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया बेटा, हमारे पास दो एसिड है HA1 जिसका KA1 है 10 की पावर -4 और HA2 जिसका KA2 है 10 की पावर -10। प्लीज सामने देखिए, इतना देखकर हम डंके की चोट पर बोलेंगे कि दिस एसिड इज मच स्ट्रॉन्गर देन दिस एसिड, क्योंकि इसका Ka बहुत बड़ा है। और अगर कोई एग्जामिनर आपसे जबरदस्ती कर रहा है, नहीं एग्जैक्ट बताइए कितना बड़ा है, कितने गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी बता सकते हैं अपन, वो भी बता सकते हैं हम लोग। आप देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HA1 अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HA2 बराबर अंडर रूट KA1 अपॉन K2। ऊपर जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का अंडर रूट आएगा 10 की पावर 3। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि HA1 इज 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन HA2। ये देखिए बच्चों, ना सिर्फ हम वर्बली बता सकते थे कि HA1 स्ट्रॉन्ग होगा, बल्कि इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम एग्जैक्ट आंसर भी बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कितने गुना स्ट्रॉन्ग होगा। बेटा बोलो, क्लियर हो रहा है? तो फर्स्ट एसिड इज 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन सेकेंड एसिड। गॉट इट? फिजिकल और ऑर्गेनिक में सबसे भयानक मजा आता है, और उधर आ जाओ पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, बहुत मजा आता है। थोड़े से बोरिंग होते हैं एस एंड पी ब्लॉक, डी ब्लॉक नहीं होता है, डी एंड एफ ब्लॉक बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री होती है। थोड़ा सा बोरिंग होता है केमिस्ट्री में एस एंड पी ब्लॉक, थोड़ा सा बस। बाकी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक बड़े प्यारे चैप्टर्स हैं, नीट के चहेते चैप्टर्स हैं। डी एंड एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में, खूब पढ़ाएंगे आपको, है ना? चलिए, ये क्लियर हो गया? अच्छा बेटा मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो। जैसे आपने वीक एसिड को कंपेयर किया, वैसे बच्चों आप वीक बेस को कंपेयर कर सकते हो। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट बेस अपॉन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड बेस बराबर अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। यहां पे लिख दोगे KB1 अपॉन KB2।
आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट बेस अपॉन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सेकंड बेस। बड़ा क्लियर हो गया पॉइंट। बेस को भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, हटा दो इसको, कंपैरिजन हो गया। चलिए हटाते हैं इसको। जब ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। आ जाओ भाई, देखिए पॉली माने बहुत सारे, प्रोटिक माने प्रोटॉन। ऐसे एसिड जो एक से ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करते हैं। अबे एक से ज्यादा प्रोटॉन वही डोनेट करेगा जिसका वैलेंस फैक्टर एक से ज्यादा होगा। वॉल्यूमेट्रिक पढ़े हो ना, एक से ज्यादा वैलेंस फैक्टर तो एक से ज्यादा प्रोटॉन देगा। क्लियर, लिखेंगे whose valence factor is more than 1। ऐसे एसिड जिनका वैलेंस फैक्टर एक से ज्यादा हो, जैसे H3PO4, H2S, H2CO3, ये सारे एसिड क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड। HCl मोनोप्रोटिक, HNO3 मोनोप्रोटिक, एसिटिक एसिड मोनोप्रोटिक, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड डाइप्रोटिक। COOH सिंगल बॉन्ड, COOH डाइप्रोटिक हो जाएगा। तो जिनके पास एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, जिनका वैलेंस फैक्टर एक से ज्यादा होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीप्रोटिक। आगे भी लिख लो, हैविंग, वॉल्यूमेट्री का पॉइंट है, पढ़ा चुका हूं, हैविंग more than one replaceable hydrogen। समझ गए होगे बेटा? वैलेंस फैक्टर को रिप्लेसेबल तो बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, बोला जाए। चलिए देखिए सब लोग, इसे मान लीजिए हमने किसी इसको ले लिया H2CO3। Of course, this is a polyprotic acid, diprotic acid, दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसके पास। इसने पहला H+ डोनेट किया, HCO3 माइनस में बदल गया। इसके पास भी अभी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। हाँ, एक और, क्या बात, फिर से इसने H+ डोनेट किया और इस प्रकार से ये इसमें। अब ये फर्दर H+ को डोनेट नहीं कर सकता, मतलब इसने दो H+ डोनेट किए हैं। आप इसे बोल सकते हैं डाइप्रोटिक, हाँ या ना? देखिए ये हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये हो गया बच्चों सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। दोनों रिएक्शन को अगर हम जोड़ दें तो कॉमन वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल डिसोसिएशन इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। बोलो हाँ या ना? और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Ka बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखो बे, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इतना क्लियर हो चुका है? क्लियर हो गया? चलिए, पॉलीप्रोटिक एसिड हम समझ गए। अब इनको लेकर कुछ रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट डायरेक्ट याद होने चाहिए। इनको लेकर कुछ रिजल्ट है जो डायरेक्ट याद होने चाहिए। रिजल्ट नंबर 1, इसे मैं ब्लू कलर से लिखूंगा, मेरा मन, ठीक है। रिजल्ट नंबर 1 सुनो, देखिए Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2, और अगर ये ट्राइप्रोटिक होता तो विच इज मच ग्रेटर देन Ka2। ठीक, क्यों? सामने देखिए, न्यूट्रल के अंदर से प्लस निकालना थोड़ा आसान काम है, लेकिन विचार कीजिए, क्या माइनस के अंदर से प्लस निकालना आसान होगा? नहीं, ये माइनस तो इस प्लस को टाइटली पकड़ के रखेगा,
क्योंकि मेरे पास माइनस है, तुम कहां जा रहे हो, और माइनस आ जाएगा। तो जो निगेटिवली पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल को अपने से दूर जाने नहीं देंगे, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका डिसोसिएशन काफी कम होगा, इसीलिए Ka2 इज मच लेस देन Ka1। सोचो ना, एक बार सोच लो, अगर यहां पर H होता, मान लेते हैं, तो इसके अंदर से H प्लस निकलना और टेढ़ी खीर हो जाती, इसलिए Ka3 इज मच स्मॉलर देन Ka2। बोलो हाँ या ना। रिजल्ट नंबर 2, अगर किसी पॉलीप्रेटिक एसिड का ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जाए तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट। इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर? कुछ बच्चे इसको नाम भी लिख लें, ओवरऑल डिसोसिएशन। मेरा रमन, तुमसे हमने कुछ बोला था कल, भेज दिया था? अच्छा, के को कहते हैं ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये बच्चों हो जाएंगे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, दो बातें दिमाग में छप गई? क्या तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया? K1 बड़ा क्यों होता है, K2 छोटा क्यों होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव को निकालना बहुत मुश्किल। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा एलायंस पर, प्रोटॉन निकालने की एबिलिटी कम होती जाएगी, डिसोसिएशन एबिलिटी कम होती जाएगी, Ka की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ये क्लियर हो गया? अच्छा, ओके। तीसरा पॉइंट, जगह नहीं है हमारे पास, ये लिख लिया आपने? तीसरा पॉइंट और फिर चौथा पॉइंट, 2 ही पॉइंट और बच्चे। ठीक है, हटाए बेटा इसको, ऊपर कर ले इसको, हमें ऊपर करने में मजा नहीं आता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तुम कितना प्यार से कह रहे हो। अब ठीक है कि और थोड़ा ऊपर करें? देखो, गंदी बात ना करो, रुक जाओ मेरी बात सुन। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें बेटा, अगर हम लोग बात करें H प्लस आयन की टोटल कंसंट्रेशन बच्चों, तो देखिए चूंकि पॉलीप्रोटिक एसिड है, हर स्टेप में आपको H प्लस आयन प्राप्त होंगे। अगर ध्यान से देखें तो अगर ये ट्राइप्रोटिक होता तो फर्दर टूटता, फर्दर H प्लस आपको प्राप्त होते। तो अगर H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन की बात करें तो इट इज इक्वल टू H प्लस गिवन बाई फर्स्ट डिसोसिएशन प्लस H प्लस गिवन बाई सेकेंड डिसोसिएशन प्लस एंड सो ऑन, डॉट डॉट कर लेना, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन अगर देखें तो H प्लस गिवन बाई फर्स्ट स्टेप प्लस H प्लस गिवन बाई सेकेंड स्टेप प्लस H प्लस गिवन बाई थर्ड स्टेप एंड सो। ठीक, सुनना। मैं अगर इस बाइकार्बोनेट की बात करूं, ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप से मिल रहा है। मैं कार्बोनेट की बात करूं, सिर्फ सेकेंड स्टेप से मिल रहा है। लेकिन अगर मैं H प्लस की बात करता हूं तो ये सारे स्टेप से मिल रहा है। सो H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन मस्ट बी इक्वल टू 1 + 2 + 3 एंड सो। अच्छा सुनना बेटा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि K1 की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, मतलब फर्स्ट स्टेप से जो H प्लस प्राप्त होता है इट इज मच मोर देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंड और थर्ड स्टेप। जैसे फर्स्ट स्टेप को टूटने से अगर 1,00,000 H प्लस मिलते हैं तो सेकंड स्टेप के टूटने से 100 H प्लस मिलेंगे, और थर्ड स्टेप के टूटने से 10 H प्लस मिलेंगे। तो आप बताइए 1,00,000 के सामने 100 और 10 की कोई वैल्यू होती है? इसलिए बच्चों, जब भी आपसे H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन पूछी जाए, आप सारे स्टेपों को इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे?
हम मानेंगे कि हमें H+ सिर्फ फर्स्ट स्टेप से प्राप्त हो रहा है, आल्दो ऐसा है नहीं। प्राप्त तो वो सारे स्टेपों से हो रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेप से 1,00,000 H+ मिल रहे हैं, सेकंड स्टेप से 100 H+ मिल रहे हैं, थर्ड स्टेप से 10 H+ मिल रहे हैं, फोर्थ स्टेप से 1 H+ मिल रहा है। तो 1,00,000 के सामने 100, 10 और 1 की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बच्चों हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि H+ इज एक्चुअली फर्स्ट स्टेप आयन, दैट्स इट। क्या मानेंगे कि H+ इज एक्चुअली फर्स्ट स्टेप आयन, इट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। ओके, यस, तो मानेंगे हेंस इट्स कंसंट्रेशन इज मेनली decided by first step, hence its concentration is mainly decided by first step। ओके बेटा, बड़ा पॉइंट बेटा क्लियर हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि H+ को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट स्टेप आयन। हम ये भूल जाएंगे कि हमें ये सेकंड स्टेप से मिल रहा है या थर्ड स्टेप से भी मिल रहा है, हम इसको सिर्फ फर्स्ट स्टेप का आयन ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन इज मेनली डिसाइडेड बाय फर्स्ट स्टेप। बच्चों क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 सबने लिख लिया। देखिए, देखो बेटा, पॉलीप्रोटिक एसिड में आपके एग्जाम में 4 ही क्वेश्चन आते हैं। बोलो कितने? 3 बता दिए मैंने। चल भाई बोल, पहला बोल, K1 इज मच ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर देन। नेक्स्ट, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3 एंड सो ऑन। H+ प्राप्त तो प्रत्येक स्टेप से होता है, बट इट्स कंसंट्रेशन इज मेनली डिसाइडेड बाय, मतलब तुम लोग H+ को फर्स्ट स्टेप आयन मानोगे कि नहीं मानोगे? इट इज कंसीडर एज फर्स्ट स्टेप आयन। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्टेप में जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बताओ, और सेकेंड स्टेप में जो आयंस तुम्हें मिल रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन बताओ, इक्विलिब्रियम पर क्या होगी। एक ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में और आता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक, सुनना जाए मेरी बात, चलो मेरी बात से सुनना बेटा। अगर मैं फर्स्ट स्टेप को देखूं बेटा, तो ये टूटकर 2 आयन दे रहा है, एक कैटायन और एक एनायन। मैं इसको भूल जा रहा हूं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि दिस H2CO3 फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि H2CO3 इज ए 1s2 वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक कैटायन और एक एनायन दे। और बच्चों, जो 1s2 वन टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके आयनों की कंसंट्रेशन होती है C α बराबर √Ka इंटू C। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप के आयन की कंसंट्रेशन निकालूं तो क्या मैं सिंपल ये नहीं लिख सकता इट इज इक्वल टू Cα1 इक्वल टू √Ka1 इंटू C। बोलो हाँ या ना, बोलिए। बड़ा बाबा क्लियर है? फर्स्ट रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से H2CO3 1s2 वन टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, एक कैटायन और एक एनायन दे रहा है। ऐसे केसेस में आयनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है √Ka इंटू C, और यहां पर Ka क्या लिखोगे? Ka1, फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, और सेकंड स्टेप के जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन अगर पूछी जाए तो बच्चों फिलहाल याद कर लीजिए, इट इज Ka2। कितनी होती है? Ka2। हुजूर कुछ भी हो जाए ये 4 स्टेप भूलने नहीं चाहिए।
पॉलीप्रोटिक एसिड में तुम्हारे नीट में सीधे ये 4 सवाल आते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप के आयन की कंसंट्रेशन बच्चों होती है, जैसा कि आप जानते हैं 1:1 के इलेक्ट्रोलाइट से √Ka1 × C। और सेकंड स्टेप वाला पॉइंट आपके लिए नया पॉइंट है, इट इज सिंपली इक्वल टू Ka2। गॉट इट? चलिए क्लियर? देखिए मेरे छात्र हमसे क्या सीखे हैं, हम समझ जाएंगे। देखिए समझ, लिख लिया? बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। लिख लिया आपने? ओहो, चलिए चलिए देख के बताइए अगर आपने लिख लिया है। देखिए क्या सीखो, हम आयन बोलेंगे, आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप का है कि सेकंड स्टेप का। ठीक, बताओ। कार्बोनेट आयन, अब जोर से बोलो। दिस इज कार्बोनेट आयन। बाई कार्बोनेट आयन है, H+ आयन फर्स्ट स्टेप। हम थप्पड़ मारेंगे नहीं, अभी तुम्हें मोटा दिखाई नहीं पड़ रहा है। Hence its concentration is mainly decided by, तो H+ आयन फर्स्ट स्टेप आयन। क्या मानोगे उसको? क्लियर? तो बताना बेटा, मैं तुमसे H+ की कंसंट्रेशन पूछूं या मैं तुमसे बाई कार्बोनेट की कंसंट्रेशन पूछूं, आपका आंसर होगा √Ka1 × C। लेकिन अगर मैं आपसे कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन पूछूं तो आंसर होगा Ka2। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? ओके ओके ओके। तो चलिए इसके ऊपर एक सवाल कर लीजिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। पूरी क्लास तैयार है भाई? ओके, डरा के बोल लो भाई ऐसे। चलिए देखते हैं। सवाल है, मैं लैंग्वेज के रूप में नहीं दे रहा हूं, मेरे पास H2S है 0.1 मोलर बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है। आपसे सवाल पूछा गया है सल्फाइड आयन और बाई सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बताइए यदि Ka1 है 10⁻⁻7 एंड Ka2 है 1.3 × 10⁻⁻30। बच्चों आप लोग मुझे बस इतना बता दो, क्या ये पॉलीप्रोटिक एसिड है? 2 H+ इसके पास है, ये पॉलीप्रोटिक। वेरी गुड। आप बताइएगा HS- फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। सल्फाइड आयन, तो इसकी कंसंट्रेशन फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग होगी √Ka1 × C, और इसकी कंसंट्रेशन सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग होगी Ka2। सो यस यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। HS- आयन फर्स्ट स्टेप का माना जाएगा, √Ka1 × C आप लगाएंगे। C बच्चों कितना है? 0.1। ये आपका पहला आंसर हो गया। आवाज ना करिए, देखिए ठीक है। और अगर बेटा सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन पूछते तो ये सेकंड स्टेप का माना जाता, Ka2 माना जाता। आंसर इज डियर 1.3 × 10⁻⁻13 मोलर। ठीक है, चलो। क्वेश्चन जो होते हैं वो वास्तविकता पे आधारित होते हैं। आप देखिए, मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई अभी, वो पूरी थ्योरी इस क्वेश्चन से एक्सप्लेन हो रही है। देखिए जरा K1 और K2 को देखिए जरा। 10⁵ 1 लाख गुना ये छोटा है
या यूं बोलो कि 1,00,000 गुना ये बड़ा है। दिखाई पड़ रहा है आपको? दिखाई पड़ रहा है आपको? और देखिए फर्स्ट स्टेप के आयन की कंसेंट्रेशन देखिए 10⁻⁻4 के अल्ले पल्ले है, और सेकंड स्टेप की आयन की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻13 के अल्ले पल्ले। आप देखिए बेटा फर्स्ट स्टेप के डिसोसिएशन से कितने ज्यादा आयंस मिलते हैं और सेकंड स्टेप के डिसोसिएशन से कितने कम आयंस मिलते हैं। तो मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है वो इस क्वेश्चन से प्रूफ भी हो रही है। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, हटाए बेटा इसको। ठीक है, अच्छा ओके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पॉलीप्रोटिक एसिड को पढ़ा। ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट K बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3। K1 इज ग्रेटर देन K2 विच इज ग्रेटर देन K3। H प्लस आयन वैसे तो सारे स्टेपों से मिलता है, बट इट इज मेनली डिसाइडेड बाई फर्स्ट स्टेप। Concentration of first step ion is equal to under root K1 into C, and concentration of second step ion is equal to Ka2। और मैंने इसके ऊपर छोटा सा एनसीईआरटी का H2S वाला क्वेश्चन भी करवा दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा आवाज नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। घर पर चीजों को अच्छे से रिवाइज करिएगा, ध्यान रखिए भाई, है ना। देखो बेटा अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो एसिड और बेस को पहचानने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। किसका बेटा? लिटमस पेपर क्या होता है बेटा? एसिड के केस में हमारे पास दो प्रकार के लिटमस होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और बोलो बच्चों रेड लिटमस पेपर। देखिए एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं। ठीक है, एक पेपर होता है स्ट्रिप के जैसा पेपर होता है, इसको ऐसे डिप करके देखते हैं। अगर ब्लू लिटमस रेड में बदल जाए तो वो सॉल्यूशन एसिड का होता है, और अगर रेड लिटमस ब्लू में बदल जाए तो वो सॉल्यूशन बेस का होता है। गॉट इट? सुनिए, बच्चे भूल जाते हैं तो पोरवाल टेक्निक है अनिल। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये टेक्निक मैंने क्लास 8th में बनाई थी, 9th में बनाई थी। ये टेक्निक 9th क्लास में बनाई थी अनिल करके। आ माने अम्ल, एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। नीले लिटमस को लाल में बदलता है। एसिड नीले लिटमस को लाल में बदलता है, तो बेस क्या करेगा, लाल लिटमस को नीले में बदलेगा। बात क्लियर हो गई? तो ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है एसिड और बेस का। अगर हम लोग प्रयोगशाला के बाहर निकले और थ्योरेटिकली पहचानना चाहें कि एसिड कौन होगा और बेस कौन होगा, हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है। हम थ्योरेटिकली कैसे पता करेंगे एसिड कौन है और बेस कौन है? हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट और लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हम सबसे पहले जा रहे हैं द ओल्डेस्ट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। बोलिए मत, एंजॉय करिए, आयन की इक्विलिब्रियम को फील करिए विद विकास पोरवाल। ठीक, ओके। आइए, जहां भी पढ़ा होगा आपको बहुत अंदर समझ में आएगा। देखिए आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिनको पानी में घोलने पर हमें H+ प्रोवाइड हो उन्हें हम कहते हैं एसिड। डोनेट्स H+ on dissolving
इन मम्मम वाटर। काश वो दिन लौट आए। आज की गंदगी से कई गुना ज्यादा अच्छी वो गंदगी है जो मिट्टी में लूटा करते थे। आया ना? आज तो बहुत गंदगी है चारों तरफ। मैं ये गंदगी से बड़ा आहत हूं। मजाक कर रहा है, सीरियस मत हो। बेस कौन, इधर देखिए बेटा। तो एसिड वो होते हैं जिसको पानी में डालने पर वो H+ डोनेट करें। जैसे आप देखिए HCl, पानी में डालेंगे H+ को डोनेट करेगा। आर्हीनियस एसिड है। H2SO4 पानी में डालोगे H+ को डोनेट करेगा, आर्हीनियस एसिड है। CH3COOH पानी में डालोगे H+ को डोनेट करेगा, आर्हीनियस एसिड है। बेस की बच्चों बात करें, डोनेट्स OH- आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। कल इसकी सीट मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे देखो बेटा, NaOH पानी में डालेंगे OH- देगा, आर्हीनियस बेस है। CaOH का होल ट्वाइस पानी में डालेंगे OH- देगा, आर्हीनियस बेस है। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा सुनना, जिस प्रकार से मछली को पानी के बाहर निकाला जाए तो मछली की डेथ हो जाती है, उसी प्रकार से अगर पानी को हटा दिया जाए तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी हो जाती है। मतलब दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली इन एक्वस फेज। अगर आप पानी के बाहर गए तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बेका डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। राइट, अगला पॉइंट लिखेंगे, ऊपर हटाना चाहेंगे। इसके नीचे कंटिन्यू करिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 1, दिस कॉन्सेप्ट is valid only in aqueous phase। अभी इसको फील कराएंगे हम आपको। सर आप फील बहुत कराते हैं, मजा आता है। ठीक है, देखिए, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली इन aqueous phase। यस, आप देखिए जरा, जब तक तुमने HCl को पानी में डाला है तब तक ये आर्हीनियस एसिड है, H+ को डोनेट करेगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं गैसियस HCl ले लूं, बोलो क्या? या मैं आपसे कहूं बच्चों, या मैं आपसे कहूं HCl इन बेंजीन, तो बताओ बच्चों, क्या तुम इनको आर्हीनियस एसिड बोलोगे? नहीं बोलेंगे। गैसियस HCl मेरे भाई ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, H सिंगल बॉन्ड Cl। ये टूटकर H+ नहीं देगा। H+ टूटकर ये तब देता है बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने पढ़ा हो, जब आप इसको पानी में डालेंगे। जब आप पानी में डालेंगे तो होता क्या है, HCl में ये जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जब पानी में डालते हैं तो पानी एक डाइपोल होता है। ढेर सारे पानी अपने पॉजिटिव छोर से Cl- को घसीटते हैं और दूसरे ढेर सारे पानी अपने नेगेटिव छोर से H+ को घसीटते हैं और बॉन्ड बीच से टूट जाता है। इस प्रकार से aqueous HCl डोनेट H+। तो पानी में ये एसिड है, हवा में ले जाओगे तो एसिड नहीं है। क्लियर? सिमिलरली HCl in benzene, benzene is a non-polar solvent, benzene is not this, benzene is this, गोल है ना। तो जब तुम इसमें HCl डालोगे तो पहली बात तो ये डिसॉल्व भी नहीं होगा, बिकॉज ये जो है अगर डिसॉल्व हो भी गया तो क्या ये इसको तोड़ पाएगा बीच से? नहीं तोड़ पाएगा। तो गैसियस HCl बोलो या HCl इन बेंजीन बोलो, दे आर नॉट आर्हीनियस एसिड।
कुछ फील हुआ? नॉट आर्हीनियस एसिड। तो बच्चों आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्वस फेज में लगता है बेटा, गैसियस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये एसिड नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट वाटर इज न्यूट्रल। वाटर तेरा खेल निराला है, बड़ा निराला खेल है इस वाटर का बेटा। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वाटर को न्यूट्रल मानता है, क्योंकि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहता है ये H+ भी देता है, ये OH- भी देता है, ये दोनों दे रहा है, एक दूसरे को नलीफाइड कर देंगे और इसका नेचर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अभी देखिएगा, लॉरी ब्रोंस्टेड वाटर को एम्फोटेरिक मानता है और लुईस कॉन्सेप्ट वाटर को बेसिक मानता है। तो वाटर तेरा खेल निराला है। आर्हीनियस तुझे न्यूट्रल कह रहा है, लॉरी ब्रोंस्टेड तुझे एम्फोटेरिक बोलेगा और लुईस तुझे कहता है प्योरली बेसिक। लेकिन हमारे छात्र पीरियोडिक टेबल से जानते हैं कि वाटर का एक्चुअल नेचर होता है एम्फी, प्रोटिक, एम्फोटेरिक। कोई आपसे ऐसे सवाल पूछे, अकॉर्डिंग आर्हीनियस पानी क्या है? न्यूट्रल। अकॉर्डिंग लुईस पानी क्या है? बेसिक। अकॉर्डिंग लॉरी ब्रोंस्टेड पानी क्या है? उत्तर दे दिया। अब कोई आपसे पूछे वाटर इज एम्फोटेरिक, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बोला जा रहा है तो उसका एक्चुअल नेचर हम लोग मानते हैं एम्फोटेरिक। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट। ओहो, अगला पॉइंट आ गया। देखो ना, एक बार सामने देख लो, सुनना। पर एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुमने HCl को पानी में घोला, पानी के डाइपोल ने इसको बीच से तोड़ दिया और इसने टूटकर 2 आयन दिए, H+ आयन और OH- आयन। बेटा जब ये आयन वाटर में पड़े होंगे तो ये आयन चारों तरफ से वाटर से घिर जाते हैं एंड नाउ दे आर कॉल्ड एक्वस आयन। पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया, प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। आयन बेटा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उस पर नहीं जोर दे रहे हैं, आप समझा जरा। वो देखो बेटा, आयन पड़ा है पानी में, पानी है एक डाइपोल, दिस फोर्स इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किस चैप्टर में पढ़ाया? केमिकल बॉन्ड। आयन डाइपोल इंटरेक्शन के कारण ये जो आयन होते हैं ये पानी से सराउंड हो जाते हैं, फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। सुने बेटा, अब H+ आपको मालूम है ये दुनिया का सबसे छोटा कैटायन है। कोई बोलेगा नहीं, कौन शुरू से कौन पढ़ रहा है? पीरियोडिक टेबल तो पढ़ चुके हो ना, सदन स्मॉलेस्ट एनायन। हाँ ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट कैटायन H+ है, स्मॉलेस्ट एनायन F- होगा। और भी जो लोग इसको स्मॉलेस्ट सोचते हैं ना, भूल जाए, बहुत बड़ा होता है। ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड से भी बड़ा होता है। तो स्मॉलेस्ट एनायन ये नहीं है, स्मॉलेस्ट एनायन ये है। क्लियर? छोड़िए। होता क्या बच्चों, जब ये H+ आपने पानी में डाला तो हम लोग ये देखते हैं कि ये H+ टेट्राहेड्रली 4 वाटर मॉलिक्यूल से इतना टाइटली बाउंड हो जाता है बच्चों, इतना टाइटली बाउंड हो जाता है कि एक्वस फेज में ये H+ फ्री नहीं होता, बल्कि इसको लिखते हैं हम लोग H9O4+।
2 2 4 2 6 2 8, 8 और 1 9, 1 2 3 4 और 1 प्लस। अगर आपसे कभी सवाल आ जाए कि पानी में किसी एसिड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप बोलेंगे H9O4 प्लस। अगर किसी ऑप्शन में ये ना हो तो आप टिक कर दीजिएगा H3O प्लस, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। बच्चों बोलो क्या कहते हैं? लिसन टू मी, क्वेश्चन देखिए फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। सुनिए, इन aqueous phase acid is best represented by H9O4 plus, H3O plus, H plus, none of these, then you take H9O4 plus। और अगर H9O4 plus ऑप्शन में ना हो then you take H3O plus। बच्चों ये H प्लस कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा हाइड्रेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आइदर H9O4 प्लस और H3O प्लस। क्लियर? दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। किताबों में पता नहीं काका वाहियात लिखा होता है, सब बेकार है, इतने काम की चीजें। ठीक है, तो आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं, जो लोग पानी में घोलने पे H प्लस दें वो आर्हीनियस एसिड, OH माइनस दें आर्हीनियस बेस। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्वस फेज में एप्लीकेबल है, इसके अकॉर्डिंग वाटर न्यूट्रल है और एक्वस फेज में एसिड को बेस्ट रिप्रेजेंट किया जाता है H9O4 प्लस या फिर H3O प्लस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेन कॉन्सेप्ट। बढ़े आगे। दिस इज नॉट फ्री, H प्लस फ्री नहीं होता है, ये हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट आयन है इस धरती का। इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसके और वाटर के बीच में कि बच्चों ये फ्री रह ही नहीं पाता, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, लॉरी ब्रॉन्स्टेन कॉन्सेप्ट हमसे कहता है प्रोटॉन डोनर आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। Proton donor are acid and proton acceptor are base। ये तो तुम लोग वहां भी पढ़ चुके हो रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो भी ऑर्गेनिक के बेस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर ही तो होते हैं। एमीन आर प्रोटॉन एक्सेप्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, कई बार पढ़ चुके हो आप लोग, खैर खूब फील कराएंगे इसको, देखते चलिए। देखिए भैया, तुमने बोला प्रोटॉन, आर्हीनियस ने बोला H प्लस। अबे H प्लस को ही तो प्रोटॉन कहते। बोलो बोलो बोलो। आर्हीनियस बोला H प्लस देने वाला एसिड और ये बोलना है प्रोटॉन देने वाला एसिड। अबे दोनों बातें तो सेम ही है। हाँ, आर्हीनियस एसिड आर आल्सो ब्रॉन्स्टेन एसिड। जो नयापन आया वो नयापन बच्चों एसिड में नहीं आया है, बेस में आया है। आर्हीनियस ने बोला OH माइनस देने वाले बेस, इन्होंने बोला प्रोटॉन लेने वाले बेस, तो दोनों डेफिनेशन अलग हो गई। लेकिन एसिड के केस में तो दोनों डेफिनेशन क्या है, सेम, बस नाम बदल दिया। अब राम बोलो श्याम बोलो, बात तो भगवान की ही चल रही है।
है ना। इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैं यही लिखवाता हूं, सबसे पहला पॉइंट, आर्हीनियस एसिड एंड ब्रोंस्टन एसिड आर सेम। सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिखवाता हूं, ठीक है। आर्हीनियस एसिड एंड ब्रोंस्टन एसिड आर सेम, ठीक है बेटा। मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म करी है, देखे कुछ भूल तो नहीं गए? क्या मेरे स्टूडेंट को कंजुगेट एसिड और बेस बनाने आते हैं? कंजुगेट एसिड बनाना है तो H+ को ऐड करेंगे, दैट इज H2CO2, और कंजुगेट बेस बनाना है तो H+ को बाहर निकालेंगे, CO3-2। मालूम है कि नहीं? कंजुगेट एसिड बनाना है, H+ को ऐड कर दो, बन जाएगा। कंजुगेट बेस बनाना है, H+ को बाहर। देखिए बेटा, सामने देखिए बेटा, लॉरी ब्रोंस्टन को समझाने जा रहा हूं। देखिए, HCl मैंने पानी में डाला, अरे बेटा क्या हुआ? H3O प्लस Cl माइनस। देखिए, आपके एग्जाम में मैंने ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं कि ऐसे रिएक्शन लिखकर आती है और आपसे पूछते हैं बताइए ब्रोंस्टन एसिड कौन है और ब्रोंस्टन बेस कौन है। देखिए, HCl बदल रहा है Cl माइनस में, इसने H+ को डोनेट किया होगा, दिस इज ए ब्रोंस्टन एसिड। बोलो हाँ या ना। वाटर बदल रहा है H3O+ में, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया होगा, दिस इज ए ब्रोंस्टन बेस। बोलो हाँ या ना। ठीक, उल्टा देखो, H3O+ बदल रहा है H2O में, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया होगा, दिस इज ब्रोंस्टन एसिड। Cl- बदल रहा है HCl में, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया होगा, दिस इज ए ब्रोंस्टन बेस। बोलो हाँ या ना। कोई प्रॉब्लम में है तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक, देखते रहिए बेटा। अगर हम ध्यान से देखें तो HCl का Cl- कंजुगेट बेस हुआ कि नहीं हुआ? H+ हटाओगे तो Cl- बदलेगा। और H2O का H3O+ कंजुगेट एसिड हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं ये दोनों आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है और ये दोनों आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है? क्या मैं नहीं कह सकता? बोलो। अबे इसका कंजुगेट बेस ये है और इसका कंजुगेट एसिड ये है, तो क्या मैं इन दोनों को कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं बोल सकता? और क्या मैं इन दोनों को भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं बोल सकता हूं? अब कोई ये मत कह दे सर आप बड़े हैं, आप बोल सकते हैं। यहां बड़े छोटे की बात नहीं चल रही है, क्लियर हो रहा है ना। तो ये दोनों आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, ये दोनों आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। पॉलीप्रोटिक एसिड क्लियर हुआ था है? घर पे जाके उसको खूब अपने मन से रफ कॉपी पे करिएगा, है ना। एक बार कर लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाए। क्लियर सिर्फ उन्हें नहीं होता है, कठिन चीजें सिर्फ उन्हें लगती हैं जो घर पे जाके रजिस्टर ऐसे फेंकते हैं, मोबाइल उठाते हैं या गाड़ी उठाते हैं और घूमने निकल जाते हैं। जो पढ़ने आया है उसे सब समझ में आएगा, आज नहीं तो कल। मस्ती करने आए हो तो फिर मस्ती कर लो बेटा, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग।
अच्छा सुनना, देखना बेटा, अब तो इसमें मजा आने लगा है। अच्छा ठीक है, सुनना जरा। आपने HCl को पानी में घोला, आपके सामने सिचुएशन है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने अमोनिया को पानी में घोला। सुनते रहना, सिचुएशन ये डेवलप हुई। सिर्फ देखते चलिए। फिर से आपके नीट में क्वेश्चन आ गया, एसिड और बेस को पहचानो। तुम लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, बोलो बोलो। काहे? H+ को एक्सेप्ट किया होगा तभी तो ये बना होगा। तो ये बेस हो गया, ब्रॉन्स्टेड बेस। H+ निकाला होगा तभी तो OH में बदला होगा, एसिड। उल्टा बोलो, बोलो। काहे? H+ निकाला होगा तभी तो अमोनिया में बदला होगा, बोलो। है? तो अगर मैं आपसे पूछूं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एसिड बेस पेयर कौन कौन है, ये दोनों आपस में एसिड बेस पेयर है और ये दोनों आपस में एसिड बेस पेयर है। बोलो हाँ या ना, लिख लो। हम तो सोच के आए थे कि आज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी पढ़ा देंगे, पीएच भी पढ़ा देंगे। सोच के बहुत कुछ आए थे, साला हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट तो समझ में आ गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। बच्चों आगे बढ़ गए। अच्छा देखिए, इस यहां से दो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। पहला रिजल्ट तो आपको 20-30 दिन से मालूम है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाई 1H+। हाँ या ना, हाँ या ना, कोई भी देख लो, ये दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, एक H+ का डिफरेंस है। ये दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, एक H+ का डिफरेंस है। ठीक है, तो लिखेंगे पहला पॉइंट, हम बोल नहीं रहे, बोल रहे, लिखो तुम लोग। पहला पॉइंट लिखिए, 10 कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाई 1H+। 10 कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाई 1H+। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट, बताएं, बता दें, सुनो ना, सामने देखो। पानी तेरा खेल निराला। ध्यान से देखिए, पहली रिएक्शन में जो वाटर है वो H+ को ले रहा है, वर्क एज बेस, और दूसरी रिएक्शन में जो वाटर है वो H+ को दे रहा है, वर्क एज एसिड। इसको दोनों काम में मजा आता है, देने में भी और लेने में। मतलब वाटर H+ ले रहा है तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, और H+ दे रहा है तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है। यस, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट कहता है वाटर इज एम्फीप्रोटिक। ये प्रोटॉन दे भी सकता है और ये प्रोटॉन ले भी सकता है, और मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया, दिखाई पड़ रहा है। एक रिएक्शन में जब उससे पावरफुल एसिड डाल दिया तो वो बेस बन गया, और जब उससे पावरफुल बेस डाल दिया तो वो एसिड बन गया। ओके, तो दूसरा पॉइंट बच्चों यही है। दूसरा पॉइंट लिखिए, हम भी लिखेंगे साथ में। 10 वाटर इज एम्फीप्रोटिक। और बच्चों एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है।
एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक कुछ भी बोल सकते हैं, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। तो वाटर इज एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक। ठीक है, सुनिए बेटा मेरी बात। देखिए, भले ये दोनों सिनोनिम्स हो, पर्यायवाची हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एम्फीप्रोटिक है वो एम्फोटेरिक तो है, लेकिन जो एम्फोटेरिक है वो जरूरी नहीं कि एम्फीप्रोटिक हो। कैसे? एग्जाम्पल दे रहे। सबको मालूम है जिंक इज ए एम्फोटेरिक मेटल। अली संग सभी आज जिम बॉम्बे गए। पेरियोडिक टेबल की ट्रिक है। जिंक इज ए एम्फोटेरिक मेटल, तो जिंक ऑक्साइड इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा एम्फोटेरिक है, तो तुम बताओ क्या ये एम्फीप्रोटिक है? अबे जब H+ है ही नहीं तो H+ दे कहां से देगा? जो चीज मेरे पास है ही नहीं हम कैसे दे देंगे? मतलब जो एम्फोटेरिक है वो एम्फीप्रोटिक हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जो एम्फीप्रोटिक है वो एम्फोटेरिक जरूर होगा। ओके, तो ZnO इज एम्फोटेरिक बट नॉट, इतना लिख लोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या समझाया। इतना लिख लो बस, और डब्बे में थोड़ा सा बंद कर देना। तो एम्फीप्रोटिक तो एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन सारे एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक नहीं होते। और फिर ध्यान रखिएगा, एम्फी शब्द जब भी आ जाता है तो इसका मतलब ही होता है कि उसके अंदर एसिड के भी कैरेक्टर होंगे और बेस के भी कैरेक्टर होंगे। वो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है, वो बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। क्लियर? अच्छा सुना बेटा, चूंकि बच्चों वाटर एम्फीप्रोटिक होता है, इसलिए हम लोग वाटर की ऑटो प्रोटोलिसिस की इक्वेशन लिखते हैं। एक वाटर प्रोटॉन लेगा और एक वाटर प्रोटॉन देगा, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, यस बिल्कुल सही बोला, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात। यस, दस वाटर इज एम्फीप्रोटिक। जो लोग एम्फीप्रोटिक होते हैं बच्चों, हम लोग उनकी ऑटो प्रोटोलिसिस की इक्वेशन लिख सकते हैं। एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन देगा और उसी का दूसरा मॉलिक्यूल प्रोटॉन लेगा। दिस इज द ऑटो प्रोटोलिसिस इक्वेशन ऑफ वाटर। ऑटो प्रोटोलिसिस इक्वेशन ऑफ वाटर। क्लियर? बच्चों आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, तीसरा कॉन्सेप्ट है ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखो बेटा, देखो अभी अभी रिसेंटली आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी हुई है, इसलिए मैं ज्यादा समय बिल्कुल नहीं दूंगा। लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो बच्चों, क्लियर है बॉय? अब एग्जाम्पल क्या लिखे आपको मालूम ही है, ऑल कैटायंस। कुछ याद आया बच्चों? जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, याद आया? जिनका ऑक्टेट एक्सपेंड हो चुका हो,
या होने का चांस हो, उन्हें कहते हैं लुईस एसिड। अब मैं और समझाऊंगा नहीं, जाके मैकेनिज्म देखिए। बात करें लुईस बेस, लुईस बेस बोले तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन रिच। जितने भी नेगेटिव पार्टिकल होते हैं वो सब लुईस बेस होते हैं। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका हो और जिनके पास लोन पेयर हो वो भी लुईस बेस होते हैं। ठीक है। अबे देख लिया तुम लोगों ने बदतमीजी, देख लिया। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट वाटर इज प्योरली बेसिक, है ना। वाटर तेरा खेल निराला। अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट वाटर इज प्योरली बेसिक। आर्नियस ने बोला वाटर टू न्यूट्रल है, ब्रॉन्स्टन ने बोला वाटर टू एम्फीप्रोटिक है, लुईस ने बोला वाटर टू प्योरली बेसिक है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट ना बोला जाए, सीधे पूछा जाए वाटर इज एम्फीप्रोटिक, राइट। अच्छा बेटा एक बात सुन लीजिए, ये लास्ट बात है, फिर छोड़ देंगे क्योंकि आपका शायद टाइम हो गया है। ठीक है, देखिए बड़ा एक बात बताना, सोच के बताना, सोच के। ब्रॉन्स्टन बेस क्या थे? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते थे, कुछ याद आ रहा है? और लुईस बेस क्या है? जो इलेक्ट्रॉन रिच है। अबे प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही वही करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। एक बात बता दे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एमीन होती हैं वो बेसिक होती है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके ऊपर लोन पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। कहने का तात्पर्य बेटा ये है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वही प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ब्रॉन्स्टन बेस। यस, ऑल ब्रॉन्स्टन बेस आर लुईस, या ऑल लुईस बेस आर ब्रॉन्स्टन बेस। हाँ या ना? सेम चीज है बेटा। ऑल लुईस बेस आर ब्रॉन्स्टन बेस। ओके, जो लुईस बेस है वही ब्रॉन्स्टन बेस है, और जो ब्रॉन्स्टन बेस है वही लुईस बेस है। ठीक है, देखिए जैसे इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहेंगे, थोड़ा सा हिम्मत से काम लो। भावना में बहोगे तो पूरा बाहर नहीं बेटा। इधर देखिए, आवाज नहीं। किसी को जल्दबाजी हो चुपचाप उठ के जा सकता, मैं रुकता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं। हाँ, एक बार रुकोगे तो कुछ और अच्छा हो जाएगा। ये ईथर है, सिर्फ एक मिनट लेंगे, बोलना नहीं। लेकिन कल क्या पढ़ के आओगे? और ये पूरा चैप्टर को रिवाइज करके अच्छे से आओगे। कितने क्वेश्चन आते हैं इससे? अब 8 नंबर तुम्हारे हाथ में, आपके पास 7 दिनों का समय, 7 दिन चलेगा। बेटा क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है? मतलब ये लुईस बेस भी है और ये ब्रॉन्स्टन बेस भी है, हाँ या ना? अब सवाल ये है, गुरुजी हम इसको लुईस बेस कब बोलेंगे और ब्रॉन्स्टन बेस कब बोलेंगे? वेरी इजी, हम इसको क्या बोले ये डिसाइड होगा कि आपने इसके बगल में क्या लिखा है। आपको मालूम है दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, बोले तो लुईस एसिड।
तो अगर ये लुईस एसिड है तो नाउ इट इज कॉल्ड लुईस बेस। हाँ या ना? आप जानते हैं बच्चों, जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, संपर्क में आने पे अक्सर रिएक्शन हो ही जाती है। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या करेगा ईथर? ये ईथर क्या करेगा? ये बेटा अपने लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF3 को डोनेट कर देगा, और इस प्रकार से जो एडक्ट बनेगा बच्चों, इसी एडक्ट को ऑर्गेनिक में बोला जाता है ईथरेट। बोलो क्या बोलते हैं? ईथरेट। बोलो हाँ या ना? तो तुम कब लुईस बेस बोलो जाओगे, तुम कब ब्रॉन्स्टन बेस बोले जाओगे? बेटा ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे बगल में हमने क्या रखा है। जैसे पिरिडीन लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, लुईस बेस भी है और ब्रॉन्स्टन बेस भी है। मैं इसे क्या बोलूं सर? तो मैंने कहा बे सर से क्यों पूछ रहे हो, इसके बगल में देखो ना क्या रखा है। इसके बगल में हमने रख दिया HCl। HCl इज ए प्रोटॉन डोनर, मतलब दिस इज ए ब्रॉन्स्टन एसिड, एंड इफ दिस इज ए ब्रॉन्स्टन एसिड देन दिस इज ए ब्रॉन्स्टन बेस। बोलो हाँ या ना? आप जानते बेटा, बेटा इधर ध्यान से देखिएगा जरा, बस 1 मिनट आपका लेंगे, सिर्फ 1 मिनट। अबे 1-1 मिनट करके मैं 1 घंटा पढ़ा देते हैं। तुम लोग भी जानते नहीं हमको अच्छे से, नहीं जान पाए अभी तक, नहीं जान पाए। अब इतने जानो, कितना जानोगी? ये सुनो बेटा, बुझाओ। जब लुईस एसिड और लुईस बेस हुए तो इन्होंने जब आपस में रिएक्शन किया, जनाब इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन हो गया। बोलो हाँ या ना? और जब ब्रॉन्स्टन एसिड और ब्रॉन्स्टन बेस होंगे तो यहां प्रोटॉनों का आदान प्रदान होगा। किसका होगा? बिकॉज आई एम प्रोटॉन डोनर एंड यू आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अब देखिए, प्रोटॉनों का आदान प्रदान होगा। क्या मैं प्रिडीन को फार्मूले के रूप में लिख दूं? ये प्रिडीन का फार्मूला है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इस पे चार्ज आ गया प्लस, ये आ गया माइनस। दिस इज पिरिडीनियम क्लोराइड। बच्चे सोच लो कि फिजिकल पढ़ते पढ़ते ऑर्गेनिक में घुस गए, इनका कोई नहीं पता नहीं रहता है। हम साइंस पढ़ते हैं, कंपटीशन के छात्र हैं, बोर्ड के छात्र नहीं। ओके, तो क्या बेटा आपने फील किया कि इसको लुईस बेस कब बोलेंगे और ब्रॉन्स्टन बेस कब बोलेंगे? दोनों चीजें सेम है, बगल में तुमने क्या रखा है ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा नेचर क्या होगा। ओके बेटा? अच्छा बेटा, खत्म हो गया, खत्म हो गया, मुझे कुछ करना नहीं है। बस एक सवाल SW कर लो, घर से करके लाना, घर से करके लाना, यहां ना करो यार, घर से करना मेरे भाई। कितना रिक्वेस्ट पढ़ाना पड़ता है। क्लियर हो गया साहब? ओके, एक क्वेश्चन SW घर से करके लाइएगा। बेटा, और जो इसका आंसर बताएगा उसको कल हम और आगे पढ़ाएंगे। Which species work as Lewis base, Bronsted base and Bronsted acid? ठीक है, इनमें से कौन लुईस बेस भी है, ब्रॉन्स्टन बेस भी है और ब्रॉन्स्टन एसिड, मतलब इनमें से वो कौन है जो इन तीनों के कैरेक्टर शो कर रहा है? ठीक है, यहां पे करो क्या? अच्छा चलो ठीक है, कल क्या पढ़ के आओगे और इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करके आओ। कितना